गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th में चैप्टर है थर्ड। तो थर्ड चैप्टर में पढ़ना है हमें मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी तो वो उन्होंने कई सुझावों के बाद तैयार की थी। तो तत्वों का वर्गीकरण जो हमारा चैप्टर है क्लास 11th में थर्ड चैप्टर है, और थर्ड चैप्टर में तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणों में आवर्तिता। आवर्तिता का मतलब ये होता है कि किसी भी क्रम में उनके भौतिक या रासायनिक गुणों में क्रमबद्ध रूप से क्रमिक परिवर्तन होता है, तो इसे बोलते हैं आवर्ती गुणधर्म या आवर्ती फलन। अब आवर्त सारणी में विकास में कुछ इतिहास था जो हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर था जो बताया था कि जिसमें वर्गीकरण किया गया था। एक था धातु अधातु में वर्गीकरण सबसे पहले किया गया। फिर क्या किया गया, आवर्त सारणी को बनाने के लिए एक प्राउट की परिकल्पना आई थी। तो प्राउट ने बताया था कि सभी तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणुओं के संगठन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं के द्रव्यमान के अनुसार उनके बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा जाए, लेकिन ये आगे चल के ये अमान्य हो गया, क्योंकि क्लोरीन जो परमाणु था उसका जो परमाणु द्रव्यमान था वो कितना था, 35.5 था, तो दशमलव में आ रहा था, जबकि हाइड्रोजन का पूर्णांक में था। उसके बाद में डोवे राइनर का त्रिक सिद्धांत आया, जिसमें उन्होंने 3 तत्व लगातार लिए थे। जैसे 3 तत्व कौन कौन से लिए थे उन्होंने लिए थे 3 तत्व। एक तो लिया था लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम। तो लिथियम का जो परमाणु भार था वो 7 था और इसका 39 था। उन्होंने ये बताया था कि 7 और प्लस अगर 39 कर दिया जाए, उनका मध्यमान निकाला जाए, तो ये आता था 46/2 = 23। जो 23 परमाणु भार था वो किसका था, सोडियम का था। इसी तरीके से उन्होंने 3 तत्व के अकॉर्डिंग रखे थे, जिससे उन्होंने ये परमाणु भार के अकॉर्डिंग कई तत्वों को रखा, लेकिन आगे चल के ये अमान्य हो गया। उसके बाद था ड्यूमा की सजातीय श्रेणी के क्रम में रखा था। फिर उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम था जो सारे गामा पाधनी सा के अकॉर्डिंग 7 के बाद 8वां तत्व अपने गुणों को रिपीट कर रहा था। फिर इसके बाद था लोथर मेयर वक्र। तो ये सभी परिपूर्ण नहीं थे पूरी तरह से, इनमें कोई ना कोई कमियां थी, जिसके कारण इसको अमान्य कर दिया गया। अमान्य करने के बाद में अब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसको आवर्त सारणी कहा गया। इन्होंने भी आवर्त सारणी अपनी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्ती फलन बताया इन्होंने कि तत्वों के जो रासायनिक गुण व भौतिक गुणधर्म होते हैं वो किसके आधारित होते हैं, वो आवर्ती फलन किसके होते हैं, उनके द्रव्यमानों के होते हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कहते थे ऊर्ध्वाधर 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे और 12 क्षैतिज खाने थे। इस हिसाब से इनकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे प्रत्येक श्रेणी में आवर्त में अपने तत्व परमाणु द्रव्यमान के व्यवस्थित क्रम में रखे थे। एक ही समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म कैसे थे, समान थे। सारणी में किसी भी तत्व के स्थान के अनुसार उनके गुणों को बताया जा सकता था। उपयोगिता क्या थी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को अध्ययन करने में आसानी हुई, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में, संदेहपूर्ण द्रव्यमानों को सही करने में तथा नए तत्वों की खोज के उपयोग में। कुछ इनकी आवर्त सारणी में कुछ दोष भी थे, जैसे लैंथेनाइड एक्टिनाइड को कोई उचित स्थान नहीं मिला, समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला, अक्रिय गैसों के लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था। तो ये मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें ये दोष थे। उसके बाद में आता है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम में क्या है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये परमाणु क्रमांक, क्योंकि किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान न होकर परमाणु क्रमांक होता है, इसलिए इसको आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। इसके अनुसार इस आवर्त सारणी में क्या थी, 10 क्षैतिज पंक्तियाँ थीं और इन क्षैतिज पंक्तियों को क्या किया गया, श्रेणियाँ कहा गया। इस श्रेणियों में 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे और इसमें जैसे कि ये श्रेणी दे रखी है ये, तो इस श्रेणी में क्या है, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी में इस तरीके से इसमें
ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10 ये श्रेणी रखी गई है। आवर्तों की संख्या यहाँ भी 7 है और कुल तत्व पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, फिर 18 है, फिर 18 और फिर 32, 7वां अपूर्ण था। तो जिसमें 2 तत्व थे उसे लघु आवर्त कहा गया, इसमें 8 थे इसे भी लघु आवर्त कहा गया, इसे भी लघु आवर्त, और ये 18 से लेके यहाँ 32 तक इनको कहा गया दीर्घ आवर्त। तो ये प्रथम तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था अक्रिय गैस हीलियम। इसी तरह से लिथियम, नियॉन, सोडियम, आर्गन, पोटेशियम, क्रिप्टन, रूबिडियम, जीनॉन और सीजियम और रेडान और फ्रांसियम, इस तरीके से इन तत्वों को मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है। तो ये इनके वर्ग की समूह की विशेषताएं हैं, आवर्त हैं और नियम हैं। इसी में आधुनिक आवर्त नियम में कुछ इसमें कुछ आवर्त सारणी में कुछ दोष भी थे, जैसे समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न था, तो परमाणु क्रमांक समान होने पर इनका निराकरण हो गया, अक्रिय गैसों को भी स्थान दिया गया। साथ में ये उनके दोष थे कि हाइड्रोजन की स्थिति का स्पष्ट न होना, असमान गुणों वाले एक ही तत्वों में वर्गों में रखना, समान तत्वों वालों को भिन्न भिन्न समूह में रखना, लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणियों को आवर्त सारणी के भीतर स्थान प्राप्त न होना। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त नियम के कुछ विशेष तथ्य थे, जैसे विकर्ण संबंध था। अब विकर्ण संबंध के किस पर आधारित था? विकर्ण संबंध जो था वो द्वितीय आवर्त पे था। सेकेंड आवर्त है द्वितीय आवर्त। अब द्वितीय आवर्त में कौन से तत्व आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। इसके बाद में थर्ड आवर्त में आते हैं तत्व हमारे, इसमें आते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो ये एक तरीके से इनमें ये विकर्ण संबंध था। इस तरीके से ये विकर्ण संबंध बताया था कि इनको बोलते हैं द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त के तत्वों में एक दूसरे से विकर्ण का संबंध पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध बोलते हैं। दूसरा था सेतु तत्व। आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त के समूह को क्या कहा गया? सेतु तत्व कहा गया। जो तीसरा आवर्त था, तीसरे आवर्त में क्या आता है? सेकेंड वर्ग में ये है, और मैग्नीशियम किसका है? थर्ड आवर्त का है। थर्ड आवर्त का तत्व है मैग्नीशियम। और इसमें ए और बी जिस तरह से डिवाइड कर रखा था, तो इसमें था जिंक, कैडमियम और मरकरी Hg, और इसमें क्या था आपका? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। तो ये तृतीय आवर्त का था और इसका वर्ग क्या था? ये सेकेंड वर्ग का तत्व था। सेकेंड वर्ग का तत्व है। सेकेंड वर्ग में बेरिलियम और मैग्नीशियम आते हैं। अब ये सेकेंड वर्ग का था और ये तृतीय आवर्त का मैग्नीशियम है। अब तृतीय आवर्त और सेकेंड वर्ग में ये सेतु तत्व की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये इसके साथ भी इसके रासायनिक गुण मिलते हैं और इसके साथ भी थर्ड आवर्त है तो इसके साथ भी इसके गुण मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? सेतु तत्व कहा गया। इसके बाद में थे सामान्य, यानी कि जिन तत्वों के गुण अधिक समानता रखते हैं उन्हें क्या किया गया? तो इस वाले को कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम, इन्हें कहा गया है नॉर्मल तत्व। क्या कहा गया? सामान्य तत्व। सामान्य तत्व, क्योंकि इसके मैग्नीशियम के साथ में अधिक गुण मिल रहे थे, और इनको कहा गया संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, क्योंकि इनके गुण इस वाले मैग्नीशियम से कम मिल रहे थे, तो इसे संक्रमण तत्व कहा गया। लैंथेनम और एक्टिनियम को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा गया, क्योंकि ये इसी संक्रमण तत्व के अंदर तत्व पाए जाते हैं। ये 57 है और ये 89 है। प्रारूपिक या निरूपिक तत्व किसे कहते हैं? किसी द्वितीय या तृतीय आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक या निरूपिक तत्व कहते हैं, क्योंकि ये अपने समूहों या वर्ग के साथ में समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें प्रारूपिक तत्व कहा गया। थैंक यू।